में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। वैसे देखने में आ रहा है कि अगर मौसम का तापमान माने तो इस कदर जो है बढ़ा हुआ है कि पूरा आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है। चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे पुलिस की विभाग करें, चाहे सरकारी मशीनरी की बात करें, जनता सड़कों पर है। त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस समय देखा जा रहा है एक नए शब्द का इजाद हुआ है, नतापा। जो इस कदर जो गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसे में मौसम का जो मार पड़ा है लोगों पर, वह बहुत ही बुरा है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो एक लहर चली है, जो एक मुहिम चला है, अब वह अपने अंतिम छोर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण यानी अंतिम फेज़ का चुनाव होना है और ऐसे में यह तय होगा कि ईवीएम मशीन पर जनता जनार्दन ने किसे अपना मत दिया और किसे अपने सरकार की सत्ता की चाबी दी। आइए इस समय हम बात करते हैं खबरिया टॉप में राजधानी लखनऊ से हम लोग जो है दैनिक भास्कर के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख और लगभग लखनऊ के विभिन्न समाचार पत्रों से लगभग ढाई दशक से जो है राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को बताने वाले, जगाने वाले और राजनीतिक पकड़ रखने वाले हेमेंद्र प्रताप तोमर से और उनसे हम जानते हैं कि इस मौसमी तापमान के बीच जो ये चुनावी तापमान है, ये किस रुख जाएगा या क्या मोड़ लेगा या नतीजे जो प्रबल संभावनाएँ हैं, वह कहाँ तक दिख रही हैं? ख़ासकर उत्तर प्रदेश की दृष्टिगत लेकर जहाँ से आखिरी फ़ेज़ में प्रधानमंत्री मोदी के बनारस सीट पर और सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर सहित तमाम ऐसे प्रतिष्ठा परक वाली सीटों पर जो है चुनाव होना है। सर पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि खबरिया टॉप की टीम को आपने समय दिया। सर जो ये वर्तमान माहौल चल रहा है, इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, आखिरी चरण की ओर जा रहा है। तो सर आप क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है। ये सभी को मालूम है क्योंकि 80 सीटें वाला राज्य अगर पूरे देश में कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ तक इतनी महत्ता मानी जाती है कि देश में अगर प्रधानमंत्री बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश में तो आपको आना ही पड़ेगा। और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि अमेठी छोड़कर अगर रायबरेली में चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी जी, तो 2000 किलोमीटर वायनाड से वो यहाँ आकर भी चुनाव लड़ने का एक बार विचार किया और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उत्तर प्रदेश की जो महत्ता है, भूमिका है, देश की राजनीति में बड़ी अहम है। अब चलते हैं आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव का ये जो आखिरी चरण है, जो उत्तर प्रदेश की अब 13 आखिरी सीटों पर सिमट के रह सर जाएगा। लेकिन कौन-कौन से महत्वपूर्ण सीटें हैं, खासकर बनारस, गोरखपुर को लेकर आपकी क्या नज़रिया है? बिल्कुल, बनारस अगर प्रधानमंत्री की अपनी सीट है जहाँ वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी की अपनी सीट है गोरखपुर। और भले वो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन पारंपरिक रूप से कई बार के वो सांसद रहे, उसके पहले उसी गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ जी वहाँ से सांसद होते रहे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ के चुनाव पर नज़र रख रहा है, अमेरिका भी रख रहा है, इज़राइल भी रख रहा है, अरब देश भी रख रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे देश हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। अब चलते हैं 13 सीटें जो वहां पर होनी है। ये 2 सीटों का आपने जिक्र किया। वहां पर ये मानकर चलिए कि कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई सीट पे चुनाव लड़ रहा होता है तो उसके अगल-बगल की 4-5 सीटों को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली सर स्थिति है। शायद अगर देखा जाए 2014 के जब पीएम मोदी यहाँ से जब चुनाव लड़े बनारस से, उस समय उन्होंने बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद 2019 में फिर अब केवल उनका फ़ोकस बनारस पर है। तो आपने सही कहा कि पूर्वांचल की सीट का जो 15-20 सीटों का जो भाजपा की सत्ता से कभी बहुत दूर रही जो है, कल्याण सिंह के ज़माने उस समय जो भी रहा माहौल उसके बाद से ये सीटें हट गई थी। लेकिन दोबारा मिली तभी शायद ये सत्ता के करीब पहुँच पाए। बिल्कुल और ये आपको देखना होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि जो भी यहाँ पर उपचुनाव होते रहे, प्रारंभ के कुछ उपचुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद के सभी उपचुनाव में भाजपा शनैः-शनैः सफल होती चली गई और तब जबकि हम राजनीतिक विश्लेषक बार-बार कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं। उसका कारण समझ सकते हैं, इंटरनेशनल स्तर की छवि मोदी की होना और एक युद्ध स्तर पर काम करने की छवि बिना थके काम करने वाला अगर कोई शख्स है तो योगी के बारे में वो पर्यायवाची के रूप में उभर कर सामने आता है। सर तीसरी बार पीएम मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तीसरी बार किस तरह से वो उसको ले रहे होंगे या उनकी पार्टी ले रही होगी? उनके मुकाबले दूसरी बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की अजय राय हैं, जो लोकल नेता है और वहाँ से ये कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ आप चुके ये मान के चलिए 400 पार का अगर नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो ये वो और उसके साथ भी ये कि हमारी गारंटी इन चीज़ों को लेकर होगी। तो 400 पार के इस दावे को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। ये वो समय में आप हमसे साक्षात्कार ले रहे हैं जब वो बोल नहीं रहे हैं, लगातार 24 घंटे के लिए उपवास पर भी हैं
और वो ध्यान में भी हैं, मंत्र साधना में चल मंत्र साधना में हैं। तो लेकिन वो इतनी साधना कर चुके हैं चुनाव के दौरान कि ये भी शायद एक छोटा-सा ब्रेक लेना आवश्यक हो गया था। तो मेहनत में तो कोई कोर कसर नहीं रखी। आपको मालूम होगा रिकॉर्ड तरीके से योगी जी ने मेहनत की है। अब चलते हैं गोरखपुर में क्योंकि जो सीट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है हमको काशी की, बनारस की, वो एक तरफा चुनाव होगा क्योंकि पूरा देश लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को सफल बनाने के लिए। योगी की जो सीट है जहां पर रवि किशन लड़ रहे हैं, दोबारा लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट काजल निषाद लड़ रहे हैं। काजल निषाद भी एक सामान्य नाम नहीं है और चर्चित नाम है, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। निषाद वोट वहां पे बड़ा प्रभावी वोट है। कल ही उनका एक वीडियो जारी हुआ काजल निषाद ने जिसमें उन्होंने सर्व समाज को तो धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा हमारा जो निषाद समाज है वो हमें वोट दे सर, दे तो मैं इसमें जीत योगी जाऊंगी। सरकार का हिस्सा जो रहे हैं इस समय, जो डॉक्टर संजय निषाद, जो अपने को निषाद समुदाय का प्रहरी या अगुवा कहते हैं, उनकी क्या भूमिका इस गोरखपुर चुनाव से? ये जो जाति की राजनीति करने वाले छोटे-छोटे दल थे, जी, उन सब का लिटमस टेस्ट है ये चुनाव। और मैं बताना चाहूँगा इसमें, आप देख लीजिएगा जिन प्रवीण निषाद के पिताजी, प्रवीण निषाद पहले वहीं से सांसद थे, जी। समाजवादी पार्टी से थे। प्रवीण निषाद भाजपा में आते हैं, योगी जी उनको लेकर आते हैं, संत कबीरनगर से उनको चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं। ऐसे में निषाद समाज कितना इंटैक्ट रहता है भाजपा के साथ में, ये टेस्ट होगा भाजपा का भी, संजय निषाद का भी और साथ में काजल निषाद का भी। तो इसके बाद राजनीतिक और खासकर से वो राजनीतिक चेहरे जो जाति पर आधारित राजनीति करते हैं, कार्य करते हैं, उनका भी ये आगे के भविष्य को तय करने वाला निर्णायक चुनाव होगा। नंबर 1। नंबर 2 मैं आप आ रहा हूँ, उसी से जुड़े हुए एक जाति की राजनीति करने वाले राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर, घोसी सीट से। घोसी सीट से जहां पर उनके पुत्र लगे हुए हैं, वो लिए ही गए भाजपा में इसीलिए जब उनका बहुत उन्होंने आखिरी दौर में लिए गए। ठीक है, लेकिन उनका तो लगातार जिस प्रकार का कभी वो पेंडुलम की तरह इधर-उधर और उनके पास क्या एक तत्व रहता था कि मैं राजभर समाज का अगुवा हूँ। ऐसे में हालाँकि पार्टी भाजपा के पास भी अनिल राजभर जैसा एक शख्स जी, था, जी। उसके बावजूद उनको इग्नोर करके ओम प्रकाश राजभर की जिद थी कि मुझे ले लो मैं ही अगुवा हूँ। कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मतलब उनके दोनों साथ सीटों पर एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट है। इस बार ओम प्रकाश राजभर की भी हैसियत तब समझनी थोड़ा-सा सर पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, कुशीनगर को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहाँ से हैं। यस, बिल्कुल आपने सही कहा, खुशी प्रसाद मौर्य का भी राजनीतिक भविष्य तय करने वाला ये अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद उनको कौन-सी पार्टी लेना चाहेगी ये भी तय हो जाएगा। घोसी सर एक नाम आता है, वो चुनाव हार चुके हैं, दारा सिंह चौहान का। वो भी उनको किस नज़रिए से देखते हैं? उनका भी अस्तित्व उस समय खत्म होने इस के मौजूदा कगार पे था। एमएलसी बना दिए गए हैं। ठीक है, एमएलसी बनाए गए, उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई। लेकिन नेपथ्य में है वो, मंत्री होने के बाद नेपथ्य में है, उनका भी टेस्ट होना है क्योंकि वो चुनाव वहाँ से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी सशक्त तरीके से उनसे लगी थी और ये वो 2 चेहरे हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जिन्होंने यहाँ के सशक्त और सख्त प्रशासक के रूप में योगी जी को भला-बुरा कहकर वो पार्टी से गए थे। तो ऐसे में उनको अगर पार्टी में वास्तव में अपने एक गंभीर व्यक्तित्व के रूप में सामने अगर आना है, तो इस चुनाव को जिताना उनको ज़रूर पड़ेगा, नहीं तो वो जाति की राजनीति में भी दखल होंगे और भाजपा की राजनीति से सर, अंसारी बंधुओं का सीट जो है, कहा जाता है सपा का एक गाज़ीपुर, लेकिन कश्मीर की गर्मी वहाँ दिख रही है, मतलब कि मनोज सिन्हा की बात करें। सर, वो पारंपरिक सीट मनोज सिन्हा की, उनके मित्र, उनके साथ के पारसनाथ राय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गाज़ीपुर इस समय जो है काफ़ी मतलब हलचल वाली सीट बनी हुई, इसको लेकर सर क्या आपका? ठीक है, मनोज सिन्हा का जो उम्र का पड़ाव है, जो राजनीतिक अपनी क्षमताएँ थी, उसके अगर उसका आकलन सही होता, तो शायद उनके पुत्र को मिलता टिकट। लेकिन ठीक है ये राजनीति में टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, वो राजनीतिक आका उस पार्टी के लोग तय करते हैं। उनके मित्र को दिया गया, मित्र बहुत सरल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं वो,
और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं बनती कि जिस पर हम कह सकें कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। मतलब सर कुल मिला के कहा जाए कि 6 चरणों का चुनाव जो बीत चुका है, वह भाजपा या किसी भी दल के हाथ से निकल चुका है क्योंकि ईवीएम मशीन में जो है मतदान कैद हो चुका है। ये आखिरी चरण है, 13 में से आपने जो कहा, ये पूरी फोकस पूरी तरीके से होगा, दोनों विपक्षी दलों का, इंडिया गठबंधन का भी और भाजपा का भी, इन 13 में से कितनी अधिक सीटों को वो पा सके, किसी तरीके से, साम-दाम, दंड-भेद हर तरीके से। और जैसा आपने बताया कि तमाम जो छुटभइये नेता या क्षेत्रीय नेताओं का, जो एक लिटमस टेस्ट भी एक तरीके से हो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जो है दैनिक भास्कर उत्तर प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख, और जो इन्होंने बातें कही बहुत संक्षेप में, बहुत सटीक जो इन्होंने बातें बताई। किसी भी तरीके का कोई एग्जिट पोल नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम है और जो तमाम जो इनका नज़रिया है, उसको खबरिया टॉप अपने जो है एक अंदाज से इन चीज़ों को, इस पे इन्होंने गहराई के साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको बताने का प्रयास किया। ऐसे ही इसी तरीके से आपको इस लोकसभा चुनाव के जो अन्य गतिविधियों से, तमाम ऐसे जो है अप डाउन से आपको सीधे तौर पर रूबरू कराते रहेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन रमेश कुमार के साथ।